चलो मैं बैठ इसलिए भी नहीं रहा था क्योंकि पीछे स्क्रीन पर डिस्टर्बेंस होती है। तो नाम मेरा राज सोनी आप सभी लोग जानते हैं और लगभग 23 दिसंबर 1996 को जहाँ मेरा जन्म हुआ वो जगह दिल्ली थी। दिल्ली में मैंने जन्म लिया और मेरे माता पिताजी बहुत रोमांटिक थे जिसकी वजह से मेरा नंबर चौथे नंबर पर आया था। क्लियर है? देखो थे तो थे, वरना चौथा नंबर नहीं पहला होता, यस या नो? और हमारे पास कोई नहीं होता। और माता पिताजी रोमांटिक के साथ बहुत इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिताजी थे, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ जहाँ भी हूँ उनका योगदान है, क्योंकि इस संसार में मुझे उन्होंने पूरे शरीर को देकर भेजा। ना मेरी एक तार कम है, ना मेरी एक आँख कम है, ना मेरा एक कान कम है, यस या नो? मैं इस बात से बड़ा खुश महसूस करता हूँ। 96 के अंदर मेरा जन्म हुआ था और 2002 के अंदर लगभग मेरे फादर का देहांत हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर खराब हो गए, कमर खराब हो गई और एंड में उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद कैसे कैसे करके मम्मी ने गुजारा किया। दिल्ली में हम लोग अच्छी फैमिली से अपार्टमेंट में रहते थे। पापा के जाने के बाद सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई तो मम्मी ने क्या किया कि कुछ इधर उधर पैसा करके टैक्सीज, ऑटो समझते हैं, ऑटो वगैरह खरीदे और मम्मी ने ऑटो चलवाना चालू कर दिया। और उससे जो इनकम होती थी उससे हमारी पढ़ाई चलती थी और घर के खर्चे चलते थे। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे लोन ज़्यादा होने के बाद हमारा पुराना अपार्टमेंट बिक गया तो हमने एक कच्ची कॉलोनी में अपना घर लिया। कच्ची कॉलोनी में हमने एक 50 गज का प्लॉट लिया और वहाँ भी हम लोग ऑटो चलवाते थे। लेकिन मम्मी को क्या हुआ कि बहुत टेंशन होने के बाद, मेरी एक बड़ी बहन थी, उसका नाम सुनीता था, तो मम्मी ने शादी कराई। शादी के बाद बहन प्रेग्नेंट थी और पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई। 8वां महीना लगभग चल रहा था तो हॉस्पिटल ले गए बहन को, तो ना बच्चा बचा और ना बहन बची, तो बहन का डेथ हो गया। तो पहले फादर का डेथ हो रखा था, फिर बाद में मदर का टेंशन और बढ़ गया कि बड़ी बहन का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद मम्मी को गम लग गया या फिर भाई में बहुत इश्यूज आ गए, वो बीमार रहने लग गई और कुछ टाइम बाद पता चला कि उनको डॉट्स हो गया। डॉट्स जानते हैं आप लोग? टीबी हो गया। टीबी होने के बाद हम छोटे छोटे थे, करते ही क्या, मम्मी ने उन बातों को, हम लोग काफ़ी अच्छे फैमिली से थे तो हम लोग कभी अंडा, मीट, मांस, मच्छी ये सब खाते नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको खाना जरूरी है मम्मी को, और मम्मी ने उन चीज़ों से मना किया। ऑपरेशन वगैरह हो सकता था लेकिन शायद फाइनेंशियल कंडीशन मुझे जो लगता है उस समय इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि मम्मी ने नहीं कराया। और 30 अगस्त 2008 को मेरी मदर का भी देहांत हो गया। तब मैं 6th क्लास में था और मदर का डेथ हुआ तो पिताजी का हाथ पहले से ही अपने ऊपर नहीं था और माताजी का देहांत हो गया। घर में बड़ा भाई था तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर ना आ जाए या फिर ऐसा कहिए कि पारिवारिक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा होना कि भाई ने संन्यास लिया। संन्यास समझते हैं आप लोग? संन्यास मतलब वो आश्रम को उसने अपना घर बना लिया और वो आश्रम को अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। हम लोग काफ़ी पूजा पाठ वाले लोग थे, ऋषि कुल वगैरह हम लोग जाते थे, तो उसने संन्यास ले लिया। बची एक बहन और एक बहन बड़ी थी मुझसे, भाई से भी बड़ी थी, लेकिन अब हिंदुस्तान में लड़के होने का अर्थ है कि यू आर लाइक डंकी। डंकी समझते हो? गधा। क्योंकि बड़ी बहन हो या कुछ भी हो, अगर आप उसके जैसे देखते हो, बेशक आपकी उम्र कम है, आप ही को पालना। क्लियर है? ये समाज का एक नियम है। मैं अब अपनी पढ़ाई का खर्च अपनी बहन से मांग नहीं सकता था क्योंकि वो भी घरेलू लड़की, वो दे नहीं सकती। पढ़ने का बहुत शौक था। 5वीं क्लास में मुझे थर्मस मिला था। इतना बड़ा थर्मस होता है, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था, तो थर्मस मिला था मुझे गिफ्ट में। मैं सोच रहा था पढ़ लिख कर डॉक्टर वगैरह कुछ बनेंगे, लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमेशा लाइफ ने क्या किया, मुझे आगे बढ़ाने के लिए एक नई चुनौती दी और वो चेक कर रही थी जिंदगी कि ये हारेगा कब। एक बच्चे से अगर, एक औरत से अगर उसका बच्चा छीन लिया जाए
और उसके बाद उसको किसी भी तरीके का दुख दिया जाए तो मुझे लगता है कि उसको फिर दुख का एहसास नहीं होता है। हाँ या ना? एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे कीमती चीज होती है पूरे जिंदगी में। यस या नो? और मेरे इसको माँ बाप दोनों छीन लिए थे। सोचा भाई सपोर्ट करेगा तो वो साधु बन गया। अब जिसकी जिंदगी में इतना तूफान मचा पड़ा है, छोटी चीजों से उसका कुछ होगा क्या? रिश्तेदारों से बात हुई तो खुद के मामा ने मेरे को रिकमेंड किया, सूरज नाम है उनका, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ढाबे पे नौकरी करो। ढाबे पे नौकरी करोगे, खाना मिलेगा, खाने के साथ रहना फ्री मिलेगा। अब तंदूर देखा आपने जिसमें तंदूरी रोटी बनती है? तंदूर जितना मैं खुद हूँ और तंदूर के बगल में खड़ा हूँ। मैं लंगूर लग रहा था उस समय, काला सा एकदम, मोटा सा, गोल मटोल सा। और मेरे को प्रॉब्लम उस ढाबे के मालिक से 2 दिन ज्यादा ये थी, वो कमीना मेरे गाल बहुत खींचता था और गाल रात को दर्द बहुत करते थे। और दर्द तो साला काम भी करती थी क्योंकि दिन भर खड़े रहते थे। और चेहरे की जो ये स्किन होती थी ये जल जाती थी। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो चीख चीख के रात को मुझसे ये कह रहा होता था कि बेटा तू गलत जी रहे। लेकिन जगह सही क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। यस या नो? यस। मैं 2-3 दिन जब स्कूल में गया तो मेरी मैम ने मेरे दोस्तों से खोज खबर ली। तो मैम ने बताया कि ऐसा ऐसा सोनी के साथ हो गया है। मैम ने कहा सोनी के घर ले चलूं? तो उसने कहा ठीक है मैम। इतनी बात हुई, अगले दिन मैम घर आने वाली थी, इससे पहले मैं स्कूल पहुंच गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेइज्जती हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, तो ऐसा बेइज्जती फील ना हो कि घर देख कर ये वो दोस्तों यारों में बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं पहुंच गया स्कूल। पहुंचने के बाद मैम ने बोला कि अरे तू क्या, हमने बताया तो होता, तूने अगर कुछ बताता हम हेल्प करते। एक काम कर, तू मेरे घर आ, घर पे रह, और घर पे रहने के बाद तू यहाँ से पढ़ाई कर। हम खुददार फिल्म गोविंदा की देखकर बहुत खुददार हुए थे। हमने कहा हम नहीं करेंगे। हमने कहा तो गरीब आदमी होता है उसके पास एक चीज बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है, उसे कहते हैं घमंड। क्या कहते? हमारे पास थी। हमने कहा जो भी है अपने दम पे कर लेंगे। मैम ने समझाया बहुत, समझ में नहीं आया। मैम ने बोला होटल पे ढाबे पे नौकरी नहीं देगा तू, पढ़ाई छूट जाएगी, या तो तू कुछ ऐसा कर अगर घर नहीं रहना जिससे तेरी पढ़ाई चलती रहे। मैं उस होटल वाले पे केस कर दूंगी, तू 18 का नहीं है। मैंने कहा अजीब मुसीबत है, आदमी चैन से काम भी नहीं करने देता। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अगले दिन आया और अपने मामा से बात करी। मैंने कहा मुझे आप 2,500 रुपये उधार दे दो, मुझे 4 पहिए का ठेला खरीदना है और उस पर मैं कोई सामान लगाकर बेचूंगा, और उसे जब मैं बेचूंगा तो क्या होगा कि उससे जो इनकम होगी मैं स्कूल की फीस दे पाऊंगा और अपने रूम का किराया दे पाऊंगा। तो मेरे मामा ने मुझे मतलब बहुत गलत अपमानित करके भेज दिया और मैं बड़ा टेंशन में। अगले दिन मैंने कहा चलो अब टीचर को जाकर बताऊंगा तो कम से कम रिजल्ट ये आ जाएगा कि वो मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। मैं टीचर के पास गया अगले दिन और मैंने बोला मैम ये प्रॉब्लम है, और मैंने ऐसे मामा से हेल्प मांगी थी और मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कोई 2,500 रुपये नहीं मिला है। टीचर ने तुरंत ही अपना पर्स खोला और 3,000 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। बोला तुझे पढ़ाई करनी है। क्या करना है? कुसुम नाम था उनका, नजफगढ़ दिल्ली में, हमारे अशोक सर जानते हैं, नजफगढ़ धर्मपुरा की रहने वाली थी। पढ़ाई करनी है, मेरे हाथ में उन्होंने 3,000 रख दिए। अब मैं गली गुच्ची में रहने वाला आदमी, लंगूर सी शकल मेरी, मेरे दोस्त कैसे हो? वो सारे ऊट पटांगी थे। एक बिंदी बेच रहा है, एक आवारों की तरह घूम रहा है, दूसरा बाप के बंडल में से बीड़ी चुरा कर पी रहा है। ऐसी कैटेगरी थी। बिंदी वाला मुझे इसलिए पसंद आया कि वो छोले भटूरे जब खरीदता था 2 प्लेट तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ तेरे साथ। तो बोला नहीं अपना कर ले, दोनों सवेरे सवेरे चलेंगे और बढ़िया से बेचेंगे, दोपहर में आकर सो जाएंगे, यही खाली हूँ। मैं ठीक है। लेकिन मैं सुबह नहीं जा पाता था, मॉर्निंग का स्कूल था, तो मैं दोपहर को अपनी रेडी लेकर निकला और गलियों में भिंडी लिपस्टिक बेचना। तो पहला दिन था, जानना चाहेंगे कैसा था? माँ बाप नहीं थे, आंखों में आंसू आ गया पहले दिन की। बेचते कैसे ये नहीं पता था, ये पता था कि पेट पालने के लिए बेचना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है, लेकिन बेचते कैसे पता नहीं था। पहले दिन बड़े शौक से मैंने अपने दोस्त के साथ वो रेडी चलाई, मतलब सजाई। दीपू पंडित उसका नाम था, बिहार का था लड़का, और मैंने उसको सजाया और बेचने निकला।
अब मेरे ये रेडी पर कोई नहीं आया, तो मैंने उससे बात करी, तो उसने बोला कि आवाज लगानी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है? तभी तो, तेरी कोई सुनेगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा। तो मैंने कैसे लगानी है, तो उसने आवाज बताई मुझे, फिर मैंने आवाज भी लगाई रियली में। तो आवाज ऐसी थी, हालांकि अभी डायमंड वायमंड हो गई, ये सब बोलना उचित नहीं होता, लेकिन अभी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो क्या करें। तो पहले दिन जब मैंने आवाज लगाई, वो आवाज भी खतरनाक वाली होती है, फटीचर वाली आवाज होती है, तो ऐसी इतने प्यार वाली आवाज नहीं होती है। वो आवाज थी कैसे निकलेगी पता नहीं तो मैंने पहले दिन जब आवाज लगाई, ए बिंदी ले, लिपस्टिक, नील पॉलिश, कंघा कंघी, कलेक्टर, हेयर बैंड, रबर बैंड, बैक पिन, सेफ्टी पिन, ईयर पिन, नोज पिन वाले, अभी ये बहुत प्यारी निकली, उस दिन काफी खतरनाक थी। तो मैं रेडी के नीचे घुस गया और आंखों के अंदर आंसू आ गए। मैं, आप यकीन कीजिए, 10 मिनट वो रिक्शे के नीचे से निकला ही, आंखों से आंसू बह ही रहे थे। और फिर शाम को समझ में आया कि खाना भी खाना है। फिर मैं निकला और फिर मैंने आवाज लगाना चालू किया, और आवाज लगाते लगाते फिर दुकानदारी चालू करी। 7वीं किया, 8वीं किया, 8वीं क्लास के अंदर, 8th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने ये समझा कि कुछ तो कर सकते हैं, तो फिर मैंने बाजार लगाना चालू किया। बाजार जानते हैं ना, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वीकली आपके आसपास लगता है ना, हाट बोलते हैं शायद आप लोग, हमारे वहाँ बाजार बोलते हैं। तो मैं लगाने लगा बाजार, और रात को बाजार लगाते लगाते 2 साल के अंदर ये जो आपके सामने शख्स बैठा है, उसने अपनी उस बिंदी लिपस्टिक की रेडी को उस पूरे हॉट की सबसे बड़ी दुकान बना दी, और 2 लड़के रख लिए काम करने वाले। कौन से रख लिए? और कई लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं नंबर भी बताता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रखे थे मेरे स्कूल के। एक का नाम अजय शर्मा। क्या नाम? आपको इस कहानी में रत्ती भर झूठ मिले तो रिकॉर्डिंग है, नंबर डायल कर रहे हैं। अजय शर्मा का नंबर है 84 47 27 55 09। आज भी उसका यही नंबर है, मेरा दोस्त है। पर डे का मैं उसे 100 रुपये दे रहा था, और मेरे को हेल्प करने के लिए लोग और बात करने के लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि साला ना तो परिवार है और ना तो लेबर रखने लायक अपन मालिक हुए। एंड दूसरा दोस्त विकास कुमार शर्मा, उसका मोबाइल नंबर है 95 600 81 772। अर्जुन पार्क नागलोई में रहते हैं। हमने दुकान लगाना चालू करी, धीरे 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 हमने लगाना चालू करा, लेकिन ठंड आई और ठंड में इस बार बिजनेस नहीं हुआ। तो पता चला कि हमारे दिल्ली में ज्यादातर यूपी बिहार की औरतें रहती हैं। कहाँ की? यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, लेकिन दिल्ली में जब ठंड होती है तो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, और वो शॉल ओढ़ कर रखती है, कुछ स्कार्फ लगा के रखती है। अब उन्हें ना तो लिपस्टिक लगाना है, ना तो उन्होंने कलेक्टर लगाने हैं, ना तो उन्हें आउटलाइन लगाना है, ना तो उन्हें कवा क्लिप लगानी है, ना उनको अपने बच्चियों को हेयर बैंड देना है। वो स्कार्फ लगा दिया, उसको क्लिप भी नहीं देना है, तो अपना धंधा पूरा का पूरा डाउन हो गया। तो मैंने कहा ठंडी में फिर चलेगा क्या? तो दिल्ली में उत्तम नगर नाम की जगह है, फिर वहां मैं उत्तम नगर सैनी बाजार से 1 बोरा मूंगफली का लेकर आया। ठंड में मूंगफली बहुत बिकती है, तो मैंने एक घड़ा खरीदा छोटा सा, उसके अंदर उपले डाले और मूंगफली गर्म करके मैं गलियों में निकल गया मूंगफली बेचने। अब मूंगफली बेचने के बाद सर्दी गई तो मूंगफली में फिर हमने आलू प्याज बेचे साप्ताहिक बाजार में जाकर। फिर मन में आया कि ये सब करने से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट खराब हो रहा है। तो फाइनली 10वीं के अंदर जब मैं था 10th स्टैंडर्ड में, तो मैंने दिल्ली मेट्रो में हाउस कीपिंग की नौकरी करी। हाउस कीपिंग समझते हैं? झाड़ू एंड पोछा। 18 की उम्र नहीं थी। झाड़ू पोछे की नौकरी क्या थी कि वो नौकरी इसलिए कर ली क्योंकि उस नौकरी में एक चीज थी कि जो ट्रैक था ना, जिसपे करंट चलता है, जो पटरी होती है ना, उस पर करंट रहता है। तो रात को 12 बजे उससे करंट दिल्ली मेट्रो से हटाया जाता है ताकि नीचे की सफाई हो सके। अब 12 बजे से 4 बजे तक सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी थी। मैंने कहा ये बढ़िया है, और मैं 4 घंटे की ड्यूटी करने लगा। बोलना है 4 घंटे की ड्यूटी करने लगा, और ऐसे करते करते मैंने 10वीं करी। लेकिन फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने ड्यूटी डे शिफ्ट में कर दी। लोहे की इतनी बड़ी रॉड पकड़ा दी और बोला ये तलवार है, और उसके बाद भेज दिया हमें शास्त्री पार्क, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी वो जंगली घास देखे आपने जो पैर को काट देती है, उसे काटने के लिए कि मेट्रो ने कहा है उसे सुंदरता पसंद है, अब आप घास काटोगे। तो दिन में मई जून की गर्मी में हमसे घास कटवा रहे हैं। अब मेरा पूरा शरीर खत्म, पढ़ाई वढ़ाई खत्म। फिर वहाँ छोड़ा। वहाँ छोड़ने के बाद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पकड़ी, 5 गिलास शाहरुख खान ऐड करता है गुटखा है, उसमें प्रमोटर की नौकरी मिली।
प्रमोटर की नौकरी मिली और प्रमोटर की नौकरी करीब 500 रुपये पर डे पर हूँ। वहाँ ये बताते थे कि इस गुटके में कत्थे के साथ साथ चंदन भी डला है, और वो 2-3 आइटम और हुआ करते थे। ये मुंह में लबाब बनाता है, खुशबू बनाता है, फैलाना है, दिखाना, ये सब बताते थे। रेड एंड वाइट सिगरेट बेचती। फिर उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बना दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन सा लड़का है जो पूरे दिन टोपी पहनकर ईमानदारी से काम कर रहा है और झगड़ा भी नहीं कर रहा है और ज़्यादा कुछ पंगे भी नहीं कर रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में मुझे पता है पैसे की अहमियत क्या है। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मेरा पढ़ाई लिखाई रुक जाएगा। मैं बड़ा सीरियस होकर कर रहा हूँ। CGE कॉर्पोरेट जीनी इवेंट्स गोल्ड सूट मॉल गुड़गांव में कंपनी है। मैं उस कंपनी में सुपरवाइजर बना, फिर सीनियर सुपरवाइजर बना, फिर कैडबरी चॉकलेट कंपनी के अंदर में क्लाइंट एग्जीक्यूटिव बना। कैडबरी चॉकलेट तो खाई होगी सबने। फिर मैं दिल्ली के दोनों मॉल्स को और दिल्ली के जितने मॉल्स थे उनके अंदर एक्टिविटी करने वाला सुपरवाइजर बन गया, जिसके अंदर वो टेडी बियर, इंग्लिश मैन, जैक स्पैरो ये सब बनाकर एक्टिविटी कराते थे। फाइनली मैं ट्रेसिंग कंपनी में गया और ट्रेसिंग कंपनी में काम करते करते कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। और जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मैं बैंक में नौकरी करने चला गया, कोटक महिंद्रा बैंक में। उधर एज AGM मैंने नौकरी करी रिकवरी डिपार्टमेंट में। और 2 साल नौकरी करने के बाद मैंने इस बीच 80 मिल गई थी कॉलेज टाइम में ही मुझे, और फिर मैंने यहाँ चालू कर दिया 80 पहले साल कमाया, दूसरे साल कमाया, तीसरे साल ऐसा लगा कि जीवन भर जिस चीज की खोज रही है वो यही है। क्या है खोज? जिस चीज की रही है, जो मैं सफलता चाहता था, जो मैं अपने जीवन के अंदर समृद्धि चाहता था, सेटिस्फेक्शन चाहता था, वो यही है। और उसके बाद मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद फुल टाइम में यहाँ काम करने लगा। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ये सारे मुझे बोलते हैं इसके दिल में पत्थर है। क्या है? मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं, कई लोग तो मुझे ऐसा रिकॉर्डिंग भेजते हैं, और राजस्थानी को देखा उसका दिल पत्थर का है, इमोशंस नहीं है उसके अंदर। इमोशंस बहुत थे, लेकिन मुझे पता चल गया इमोशंस जिसमें इंसान के अंदर है ना, उसका लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और वो जीवन भर इस्तेमाल होता है। रिसेंटली भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। आप भावनात्मक तौर पर किसी को अपने बहुत करीब समझ लो और उससे अपनी राज की बातें कह दो, वो आपका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ या ना? और लोग करते हैं कि नहीं करते? खाई के लिए इमोशनल होना है, कहने के लिए फालतू की चीजें करनी है, पत्थर ही ठीक है। यस या नो? अब जीवन में इतनी खींचतान नहीं है और उसके बाद लोग बोलते हैं कि अंदर कुछ मिले, अंदर हमारे कुछ हो तब तो मिले। यस या नो? अब जीवन के अंदर कभी सोचा नहीं था कि हम विदेश जाएंगे, इस कंपनी के माध्यम से विदेश होता है। जीवन में कभी सोचा नहीं कि लाख रुपए अकाउंट में होंगे, वो अलग बात है, महीने में आते हैं। क्लियर है? मैंने अपनी जिंदगी में एक चाइनीज कैमरा वाला मोबाइल खरीदा था और मुझे लगता था G5 नाम था उसका, कि यही मोबाइल जो है मेरी जिंदगी का सबसे महंगा मोबाइल है। स्टील कवर था बैक का और चार्ज में लगा दो और वो मोबाइल को तो करंट मारता था। रियली बता रहा हूँ आपको, मेरी जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ। लेकिन जीवन के अंदर जब भी आप संघर्ष करते हैं और जिस मात्रा में करते हैं, आप यकीन मानिए आपको दिखेगा नहीं कि अभी आपके लिए कुछ हो रहा है, लेकिन वो इकट्ठा होता रहता है, वो आपको मिलता है। आप अगर खड्डा खोदेंगे किसी और के लिए या अपने लिए, तो भी खड्डा तो खुदा है, उसमें किसी ना किसी को गिरना है। ये प्रकृति का नियम है, इससे बढ़िया मत खोदो। मेरी अभी पिछले हफ्ते लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरी अंगूठियां खो गई, इधर 3 अंगूठी थी मेरी और तीनों खो गई। लगभग 2 लाख का नुकसान हो गया। वो लगभग 25 ग्राम के आसपास सोना होगा। तो एक दिन खोजा नहीं मिला, दूसरे दिन मैंने अपने आप को कहा शायद ईश्वर ने इसलिए खोई है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो इस बात के साथ है कि शायद मुझसे ज्यादा उस चीज की किसी को जरूरत होगी। यस या नो? अगर माँ बाप होते और उनको पता चलता इसने 2.5 लाख की अंगूठी खो दी तो 10 दिन अनशन चलता मेरे। यस या नो? किसकी अनशन चल रहा है? अगले महीने कमा लेंगे। यस या नो? और ये घमंड नहीं है, ये अपर हेड है, ये सेट हो गया कि इस दुनिया में जो भी चीज हमें सुकून देती है उसका संबंध सीधे के सीधा पैसे से है। हाँ या ना? मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा कि पैसे के लिए पागल हो जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सफलता के लिए पागल हो जाओ। और सफलता सिर्फ और सिर्फ एक चीज दर्शाती है कि आपके जीवन में सुकून है। क्या है? और आपके जीवन में अगर सुकून नहीं है ना तो आप सफल नहीं है। पैसा अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ भी नहीं है। कोई भी गुरुद्वारा जिसके अंदर ईंट लगती है, कोई भी मस्जिद जिसके
जिसके अंदर माइक लगता है और कोई भी मंदिर जिसके अंदर घंटा लगता है, इन सब में पैसा लगता है, हाँ या ना? कोई भी ऐसा पूजा, कोई भी ऐसी निवास, कोई भी ऐसा आप जगराता मुझे बता दो, जागरण मुझे बता दो, सत्संग मुझे बता दो जिसमें पैसा ना लगता हो। पैसा इस दुनिया की प्राथमिक जरूरत है और इंसान पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसलिए नहीं कि उसे वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए कि उसको लगता है मैं कमा नहीं पाऊंगा। क्लियर है? आपको क्या लगता है, यहाँ आज हॉल में इतनी महिलाएं बैठी हैं, अगर पुरुष और महिला को देखा जाए तो हमेशा इस चीज को सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि महिला पुरुष से कमजोर होती है। यस या नो? हाँ या ना? यस। ये इस समाज की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इस बात को सिद्ध किया गया एक महिला पुरुष से कमजोर होती है। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, इस दुनिया में दुनिया को चलाने की लिए जनन की जरूरत है। किसकी? और जनने की शक्ति सिर्फ औरत में होती है। हाँ या ना? औरतों को आप अगर स्टडी पढ़े तो चाइना में औरतों को स्टार्टिंग में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे, रॉड डाल दी जाती थी कि उनके पैर ना बढ़े। उनको स्टार्टिंग से इस दुनिया में ये बताया गया कि आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, वरना इस दुनिया की आज परिभाषा अलग होती। एक औरत जो एक नए कल को पैदा कर सकती है, जो इस सृष्टि में अहम योगदान देती है, क्या वो कमजोर हो सकती है? लेकिन पूरी दुनिया की विडंबना देखिए, आज मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि औरत मर्द से कमजोर है। हाँ या ना? औरतों के लिए सदियों से ये माइंड के अंदर फाइल बनाई गई कि औरत कमजोर होती है, औरत कमजोर होती है, और आज औरत अपने आप को कमजोर मानती है। कमजोर आज भी नहीं है। क्लियर है? आज आप देखिए, जब भी औरतों को कहीं भी मौका मिलता है, क्या वो किसी भी मुकाबले में पुरुष से पीछे रहती है? तो सवाल ये है, मौका क्यों मिलता है, बराबरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लोगों को सेट किया गया कि आप औरत है और आप वीक है। यस या नो?